All right, जी, let's start with today's discussion. बच्चे, आपका पेपर नंबर 6 है इन ग्रुप 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सेक्शन ए कैरिंग 50 मार्क्स, ऐसे ही एसएम भी 50 मार्क्स. आज हम स्टार्ट एफएम से कर रहे हैं. एसएम भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी बट लेटर स्टेज पर. कुछ चैप्टर्स हम पहले एफएम के करेंगे, फिर बीच में कुछ एसएम के करेंगे, लाइक दैट. एफएम सब्जेक्ट अगेन इज अ प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, और एसएम जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो प्योरली थ्योरेटिकल. ठीक, चलिए एफएम के बारे में बात करते हैं. इट इज पेपर 6A, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात को समझेंगे. बच्चे, मैनेजमेंट वर्ड आपके लिए नया वर्ड नहीं है. एज अ सब्जेक्ट भी आपने इसे क्लास 12th में पढ़ा था. कोई बच्चा मुझे मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता सकता है या 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम बता सकता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रैकिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बिल्कुल ठीक. उसके बगल में वर्ड ऐड हो गया फाइनेंस. तो फाइनेंस की प्लानिंग करनी, फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना. हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर चुके हैं. यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको अपने घर से बचपन में पॉकेट मनी मिलती होगी, या आज भी कुछ अलाउंस मिलता होगा. है कुछ बच्चे डेली अलाउंस या मंथली अलाउंस वाली चीज मिलती होगी. ठीक है. अच्छा, एक कॉमन चीज है, जब भी हमारे घर पर रिलेटिव्स आते हैं हम नमस्ते कहने नहीं जाते, बाय बाय कहने जाते. क्यों? पैसे मिलेंगे. दिमाग में यही चल रहा होता है, पैसे मिलेंगे, पैसे मैं अपने पास दबा के रख लूं, मम्मी पापा को ना पकड़ाई शर्मो शर्मी में भी नहीं, मेरे को दिए, मेरे पैसे हैं. और आगे हम सोचते हैं अच्छा मेरा ही बर्थडे आ रहा है तो दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है, या रक्षाबंधन आ रहा है तो बहन को गिफ्ट देना है, या वट एवर, या बचा के रखना है फॉर मूवी, फॉर पिज्जा और वट एवर. ठीक. तो ये क्या है, आप क्या सोच रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा? तो आप भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कर रहे हो. ठीक है. सोचो आपकी फैमिली में जो ब्रेड विनर्स हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनकी तो सारा टाइम ही यही कैलकुलेशन चल रही होती है. अच्छा लेटेस्ट से कोई सैलरीड लोग हैं, अच्छा मेरी मंथली सैलरी इतनी, इतना मेरे को एफडी का ब्याज आ रहा है, अच्छा कितना मुझे खर्च करना है, कितना मुझे बचा के रखना है फॉर फ्यूचर. तो वो लोग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं. और एक अगर हम प्रॉपर कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करें तो उनको भी ये देखना है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कितना बचाना है. कंट्रोल फंक्शन भी आ जाता है कि लेटर से कॉर्पोरेट एंटिटी ने पैसा लेकर कहीं से प्रोजेक्ट में लगा दिया, प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड हमारे पास रिटर्न थी मान लीजिए 12%, असली में आ रही है 8%. सो वेदर दैट पैसा इज वर्किंग करेक्टली और नॉट वर्किंग करेक्टली, तो ये कंट्रोल फंक्शन आ गया. सो ऑल ऑफ दोस 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हेन अप्लाइड टू फाइनेंस बिकम्स द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हर कॉर्पोरेट एंटिटी के पास प्रॉपर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO. तो इनका भी यही काम है, सारा टाइम वही सोचते रहना व्हाट शुड बी दी सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा. फिर वेयर शुड फाइनेंस बी यूज्ड, पैसा कहां जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ दैट फाइनेंस. नाउ इन्हीं दोनों चीजों को लेकर आपने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में किसी किसी बच्चे ने पढ़ा होता है, किसी किसी ने नहीं भी पढ़ा होता. वी कॉल इट 3 मेन डिसीजंस टू बी टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Give me a second, please. Okay. Can anyone tell me 3 functions or 3 decisions to be taken in financial management if anyone is aware of it? हाँ जी, हाँ जी, कैपिटल बजटिंग आपने सही बोला. देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन कुछ नहीं लिखना, सब आपकी बुक में है. फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब ये सोचना पैसा कहां से आएगा. जिसको आपने कैपिटल बजटिंग बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पैसा कहां जाएगा, इन्वेस्ट होगा. एंड एक और डिसीजन होता है, सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट से कुछ कमाई हो रही है, उस कमाई में से अब हमको कितना एज डिविडेंड बांटना है. ठीक है. हमारे पास पैट बच जाता है, पैट के बाद प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस हो जाता है, तो बचता है इक्विटी के नाम का. कितना डिविडेंड बांटना है और कितना रिटेन करना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड
डिविडेंड डिसीजन। आप सभी लोग अकाउंट्स पढ़ चुके हैं जी ग्रुप 1 में, सभी को ईपीएस मालूम है क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होता है बताना तो, अर्निंग्स, जो भी नाम बोलते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब लेट अस से एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ईपीएस कम्स आउट टू ₹10। क्या हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा का पूरा 10 रुपया डिविडेंड बांट दें या ना बांटे, या इसमें से 4 रुपया डिविडेंड बांटे, बाकी का 6 रुपया रिटेन कर लें, वो हमें बताएगा डिविडेंड डिसीजन। वो डिपेंड करता है केस टू केस पर। कई बारी डिस्ट्रीब्यूशन 100% इज ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी, कई बारी डिस्ट्रीब्यूशन 0% इज ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी। वो प्रॉपर हमारे पास चैप्टर रहेगा, ठीक। अच्छा, नाउ ये भी बोला जाता है ये तीनों डिसीजंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सोचो आज का लिया गया डिविडेंड डिसीजन कहीं ना कहीं फ्यूचर के फाइनेंसिंग डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। कैसे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमने यहां पर कुछ रिटेन कर लिया, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। वही रिटेन्ड अर्निंग्स कल को फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा। सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी, जी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या क्या कवर्ड होता है जी? नया इक्विटी शेयर इशू कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स कह लो या लॉन्ग टर्म लोन, हम एक ही हेडिंग बना देते हैं उसकी, लॉन्ग टर्म डेट। इसमें डिबेंचर्स भी आ जाएगा और इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाएगा। एंड ऑल्सो रिटेन्ड अर्निंग्स, पहले का रिटेन किया हुआ पैसा, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। इनफैक्ट चीपर पड़ता है। क्यों चीपर पड़ता है? अपने पास ही पैसा पड़ा हुआ है। अगर मुझे नई सिक्योरिटीज इशू करनी है तो कुछ ना कुछ अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह भी जाएगी, कुछ ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी जाएगी, ये हमारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, ठीक। तो आज का लिया गया डिविडेंड डिसीजन कल के फाइनेंसिंग डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड हो गए। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी इंपैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्रोजेक्ट अंडर प्रपोजल। इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो रही है कि सामने मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इससे आ रहा है 18%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए 5 करोड़, और वो 5 करोड़ हमने अलग अलग सोर्सेज इवेल्युएट किए, और लेटर से मैंने बोल दिया डिबेंचर्स बेस्ट सोर्स है, ये 5 करोड़ डिबेंचर से आ जाए। बट डिबेंचर्स की कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है वो 21% पड़ रही है। आफ्टर ऑल हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट होती है, डिबेंचर के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना है, और लेटर से वो कॉस्ट मुझे पड़ रही है 21%। बताओ, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसा लेना चाहिए? नहीं, घाटे का सौदा है। 21% तो आपको इंटरेस्ट ही देने पड़ जाएगा, जबकि वो पैसा लेकर जिस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो वहां से कमाई तो 18% की आ रही है। इंटरेस्ट हमारा कवर ही नहीं हो पाएगा। व्हाट इफ इंटरेस्ट 11% होता तो हो जाता। कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, कि मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन इस हिसाब से हो ताकि मेरे पास उसकी कॉस्ट जस्टिफाइड हो सके, प्रोजेक्ट एटलीस्ट उस कॉस्ट को तो मीट कर सके। क्लियर है ये चीज? ओके बच्चे, हमारे पास पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है, मैं अगर आपके सामने इंडेक्स रखूं, इंडेक्स, क्लियर है इंडेक्स? इसमें से पहला चैप्टर आपके पास रहेगा थ्योरी वाला। तो अभी मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं करवा रही हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगी, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें विच आर रेलेवेंट टू योर फ्यूचर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैं वही डिस्कस करवाऊंगी। पूरा थ्योरी चैप्टर हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं आज। नाउ अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, एक और चीज है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको आज कॉस्टिंग की क्लास में भी बताया था, हमेशा कोई भी नया सब्जेक्ट आपके सामने आता है, 3 क्वेश्चन मन में आने चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने बोल दिया कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन से रिलेट करके मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। हाउ, वो ऑब्वियसली हम आगे सीखेंगे, पूरा सिलेबस ही है। बट व्हाई दिस सब्जेक्ट, व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट? इसी को मैं बोल सकती हूँ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कई बार ये थ्योरी क्वेश्चन भी बन जाता है। व्हाई डज अ बिजनेस एग्जिस्ट? सोचो, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो एक बहुत पुराना स्कूल ऑफ थॉट ये भी था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी स्टडी करना चाहिए सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
ठीक है जी, बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। बट धीरे 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 इस ऑब्जेक्टिव में भी हम कुछ फ्लॉज निकालने लग गए। फ्लॉ नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1, जी बच्चे, अकेला वर्ड प्रॉफिट अपने आप में एक वेग टर्म है, बिकॉज हम ईबीआईटी को भी प्रॉफिट बोलते हैं, मैं आगे सिखाऊंगी आपको, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी एक प्रॉफिट है, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक प्रॉफिट है। अच्छा, अगर हम बोले रिटर्न या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, वो क्या है? जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी होता है। तो प्रॉफिट वर्ड अपने आप में वेग है, हम किसकी मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं? मुझे अपना ईबीआईटी मैक्सिमाइज कराना है या पैट मैक्सिमाइज कराना है, क्या मैक्सिमाइज करवाना है? एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो समथिंग, क्योंकि ये बुक प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कैलकुलेट होकर आता है, इट कैन इजिली बी मनीपुलेटेड। विंडो ड्रेसिंग जो भी हम उसे बोलते हैं, कुकिंग द रिकॉर्ड्स, मैं अपना प्रॉफिट को आर्टिफिशियली दिखा सकती हूँ हायर। अब लेटेस्ट से सीएफओ ने ये हरकत कर दी कि किसी तरह उनने बुक्स मैनिपुलेट कर दी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मतलब अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी कौन? इक्विटी शेयर होल्डर, उनको आर्टिफिशियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट में ही हमने फ्रॉड कर दिया कि देखो देखो हम तो प्रॉफिट में हैं। तो ये पॉसिबल है कि एक तरीके से उन्होंने अपना फंक्शन जो है वो तो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, प्रॉफिट जेन्युइन सेंस में मैक्सिमाइज नहीं थे, बट आर्टिफिशियली हमने उनको मैक्सिमाइज दिखा दिया। सो प्रॉफिट इज समथिंग विच कैन इजिली बी मैनिपुलेटेड। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही अगर हम अपना ओनली क्राइटेरिया बनाएंगे तो कई बार हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ए और एक प्रोजेक्ट है बी, दोनों की लाइफ 5 साल है, लेट अस से चलो 4 साल है, ईयर 1 2 3 4। इसका जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है वो पहले साल 10,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 30,000 और चौथे साल 40,000। मुझे एडअप करके बताना प्लीज, ये कितना हो गया? 1 लाख। प्रोजेक्ट बी में 40,000, 30,000, 20,000 और 10,000, और ये प्रॉफिट भी एक। नाउ कीपिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ओनली ऑब्जेक्टिव, हम तो न्यूट्रल स्टैंड कर रहे हैं कि टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ए और बी की बराबर है, हम न्यूट्रल हो गए, दोनों में से कोई सा भी चूज कर लो। Whereas if I ask you कि एक बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को साइड करो, बाकी के अपने फंडामेंटल्स लगाओ, डू यू थिंक बोथ दी प्रोजेक्ट्स आर इक्वल? किसी में भी पैसा लगा लो, बात बराबर है? नो। विच प्रोजेक्ट आर यू प्रेफरिंग? ए। बाय ए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बच्चे ये मैं कॉमन चीज सुनती हूँ, हमेशा हम बोलते हैं अकाउंट्स में सीखते हैं प्रॉफिट इंक्रीज कर लेना चाहिए, बट तब अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न की। व्हाट डू वी मीन बाय गोइंग कंसर्न? बिजनेस चलता रहे। बट जहां पे मुझे क्लियर है कि बिजनेस की लाइफ ही 4 साल है, प्रोजेक्ट हमेशा एक फाइनाइट लाइफ के साथ आते हैं, चलो वो 4 साल नहीं, मैक्सिमम 20 साल तक चलेगा, इनफाइनाइट लाइफ वाले प्रोजेक्ट नहीं आते। ठीक है, व्हेन अ प्रोजेक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ, अभी भी आप बोलोगे कि नहीं प्रॉफिट इंक्रीज करते रहना चाहिए, और वुड यू लाइक टू चेंज योर स्टेटमेंट? धीरे धीरे डिसकंटिन्यूस पे जाएगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर कितने लोग सीए फाउंडेशन रूट से हैं? मेजोरिटी ऑफ यू। एनीवन फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट? 1 2 लोग हैं, ठीक है ठीक है। बच्चे सीए फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। कैन आई से जी पहले साल 10,000 कमा लो या चौथे साल 10,000 कमा लो, एक ही बात है? नहीं। कौन सा 10,000 मुझे बेटर लगता है? या ऐसे बोलो 40,000 यहाँ का और 40,000 यहाँ का एक ही है? नहीं, मुझे कौन सा 40,000 बेटर लगता है? आज का, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल। सीधी सी बात है, आज अगर आपकी पॉकेट में 1,000 रुपया है, 1,000 रुपए में लेटर से आप पिज्जा खरीद सकते हो, कौन से वाला, सुपर डिलक्स कॉम्बो, वटेवर वटेवर जो भी है, क्या उसी सेम 1,000 में आज के 2 साल बाद 4 साल बाद वही सेम पिज्जा आ जाएगा? नहीं आने वाला। तो हमको आज पैसा ज्यादा प्यारा है, 10 रुपया 1,000 रुपया, वही 10 रुपया 1,000 रुपया वही सेम चीजें लाकर नहीं देने वाला इन दी फ्यूचर। ठीक, तो प्रोजेक्ट बी इज बेटर बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसने हेवियर रिटर्न्स हमें पहले दी हैं। ठीक, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में भी फ्यूचर स्टेजेस में बात करते ही करते हैं। बट
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ओनली ऑब्जेक्टिव पे चले जाओगे ना, तो उन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देना है। तो लिमिटेशन निकल कर आई दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सब आपके पास प्रिंटेड है, सिर्फ बात को समझते रहिए। एक और चीज, मान लीजिए दो प्रोजेक्ट सामने आए, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। एक की प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पर एनम 40,000, और ये लेट से मेरा सेटअप है सूरत होने वाला है। और एक और पॉसिबल प्रोजेक्ट है जो मुझे रिटर्न देगा पर एनम 1 लाख, बट ये मेरा सेटअप होने वाला है लेट से सीरिया। नाउ गोइंग विद ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ उसको कंसिडर करोगे तो गलत डिसीजन आ जाएगा वाई को सेलेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो इसमें ज्यादा है। बट वैसे आप बाकी फंडामेंटल्स लगाओ, अब सोचो। कॉस्ट भी नहीं, कॉस्ट को हटा के प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट मतलब कॉस्ट एडजस्ट हो चुकी है। सोचो, सीरिया, सीरिया देश कौन से है? कॉन्फ्लिक्ट रिटन देश है, वहां पर स्टेबिलिटी ही नहीं है। वहां पर वैसे बम वगैरह गिरते रहते हैं। अब हम फैक्ट्री आज सेटअप करें, कल उड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। रिस्क उधर ज्यादा है। सूरत कंपैरेटिवली सेफ स्पेस है। तो क्या हो गया, ये लेस रिस्की है और ये मोर रिस्की है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे पड़े रहे तो हमने रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर दिया और हमने तो सीरिया वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। तो गलत डिसीजन हो गया, ये गलत डिसीजन हो गया। ठीक, तो हमने अगेन क्या कमी निकाली, दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स रिस्क। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द गुड ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या पहला है? पहला तो वर्ड प्रॉफिट अपने आप में वेग है। इट कैन इजिली बी मैनिपुलेटेड, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इग्नोर्स रिस्क। अब जब कमी हमने निकाल दी तो अब क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द बेटर एंड सुपीरियर ऑब्जेक्टिव? एक वर्ड निकल कर आता है बच्चे, वेल्थ। वेल्थ को हम वैल्यू भी बोल, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। Who are the ultimate owners of the company? Equity shareholder. As long as equity shareholder की wealth, मतलब जो उनके पास शेयर चल रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ट पॉसिबल चल रही है। सो व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द सुपीरियर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कि इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें वो सारे फ्लॉज नहीं है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में थे। पहली बात जी, क्या ये एक वेग टर्म है? नॉट एट ऑल। एक पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है किस प्राइस पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है ये सभी को पता होता है। इसमें कुछ भी वेगनेस वाली बात नहीं है, अनसर्टेन अनक्लियर वाली बात नहीं है। कैन दैट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बी इजीली मैनिपुलेटेड? मैं ये नहीं कर रही हूं इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट, इजीली मैनिपुलेट। आम इंसान के बस की बात है। मैंने आपने खरीदने ही 10-15 शेयर है कंपनी के, उससे ज्यादा हम अगर ना भी खरीदें, 10-15 शेयर खरीद करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी इजिली मैनिपुलेटेड। अच्छा, रही बात टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क वाली। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा एक अवेयर रैशनल पढ़ा लिखा इन्वेस्टर होता है। ठीक है, उसको अगर ये पता चल गया कि कंपनी ने गलत डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जांपल उनको अगर ये पता चल गया कि कंपनी के पास 2 प्रपोजल्स थे, उन्होंने बस सीरिया वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्या इंपैक्ट आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स पर? क्या उनकी थिंकिंग रहेगी, थॉट प्रोसेस रहेगा? सोचो, रिस्क। ये कंपनी ने गलत फैसला ले लिया, इंपैक्ट क्या आएगा? वो कहेंगे बेचो भाई बेचो शेयर, ये तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होने वाला, रिस्क बहुत है जी, हमारी फैक्ट्री कब वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ जाए हमें नहीं पता, भागो यहां से। जब सभी इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल ऑफ करके भागने लगेंगे तो क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ दैट इक्विटी शेयर विल गो डाउन और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फेल हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं जब इस चीज को, एक वेल्थ को एक सुपीरियर टारगेट बनाया जाएगा तो डिसीजन भी उस हिसाब से ही लिए जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर हम इस वाले की बात करें, अगर लेटर से यहां पर सीएफओ ने डिसीजन ले भी लिया प्रोजेक्ट ए में पैसा लगा लो, शेयर होल्डर पढ़ा लिखा है, उसको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। अगर गलत डिसीजन ले लिया तो वही सेम बात, वैल्यू ऑफ शेयर विल डिक्लाइन। ठीक, तो कहीं ना कहीं सीएफओ को भी पता है,
ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे शेयर होल्डर नाराज ना होकर जाए, रादर आउटसाइड इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के शेयर खरीदे। इफ वी आर टेकिंग गुड डिसीजंस, लोग हमारे शेयर ही खरीदना चाहेंगे, हमारे शेयर की डिमांड बढ़ेगी, हेंस उसका मार्केट प्राइस भी अप जाएगा, वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए। ठीक है बच्चे। अच्छा, इससे रिलेटेड बात, कुछ किसी किसी कॉन्सेप्ट में हमारे पास ना बातचीत चलती है अबाउट द मूवमेंट ऑफ मार्केट प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे से कौन कौन बच्चे हैं जो इन एक्चुअली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में? आप और आप, ठीक है। एक्टिवली डे टू डे या वैसे लॉन्ग टर्म छोड़ा हुआ है? डे टू डे चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, मेरी सभी से एडवाइस है, यू पीपल आर इन योर ट्वेंटीज, राइट? ट्वेंटीज में हमको 3 काम करने हैं। सबसे पहले, एज सुन एज वी स्टार्ट अर्निंग, चाहे महीने का 5,000 ही लगाना शुरू कर दो शेयर मार्केट में, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ वेरी वेरी अर्ली एज। ये ना सोचना मेरा पैकेज हो जाए 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करो, और वो इन्वेस्टमेंट जितनी डाइवर्सिफाइड रख सकते हो रखो। व्हाट आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पॉसिबल? आप चाहो तो 5,000, आप हर महीने 5,000 के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी लगा सकते हो। एसआईपी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है जी, सेफर ऑप्शन है। आप अगर नॉलेज ज्यादा रखते हो तो आप एक्टिवली ट्रेड भी कर सकते हो, डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग भी चल सकती है जी। ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है, देखो पीपीएफ भी होता है, पढ़ा होगा आपने इनकम टैक्स में, दैट इज द सेफ ऑप्शन, रादर टैक्स फ्री ऑप्शन है, वो भी चल सकता है, वो सबसे सेफेस्ट है। एफडी हो गया, इतना मैं बोलूंगी। हाँ जी, फॉरेक्स, वो ठीक है, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज में भी जा सकते हो, सब में जा सकते हो, गोल्ड बॉन्ड्स में रख सकते हो, ऐसा भी फिजिकल गोल्ड में भी रख सकते हो। हर एक चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट एटलीस्ट पैसा सेविंग्स में नहीं होना चाहिए। आज की डेट में एक एवरेज सेविंग्स के ऊपर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 6%। एंड इन्फ्लेशन रेट उससे ज्यादा है, 12.5, डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन, 8-9% होगा। चलो, अभी के लिए हम मान के चल लेते हैं कि लेटर से सेविंग्स हमको ऑफर करता है 6% और इन्फ्लेशन लेटर से 9% हो रहा है, ठीक। तो अगर आप अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स में छोड़ रहे हो, तो एक तरीके से यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी। आप कहो कि मैं 6% का हम ब्याज कमा रहे हैं ना, 9% की तो इन्फ्लेशन है, आप कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग मनी। इसलिए हमेशा अपने पास वहां पैसा इन्वेस्टेड रखो जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। ठीक है, सो दैट इज वन एडवाइस फ्रॉम मी टू यू पीपल, बिकॉज हमने भी अपने 30s में रियलाइज की है, इन्वेस्ट आपको अर्ली 20s में, चाहे छोटी अमाउंट से शुरू करो अपना पोर्टफोलियो, बट शुरू करो। और अगर आप ये सोचो कि हम स्टॉक मार्केट का कहीं से कोर्स कर लेते हैं या किसी से टिप्स ले लेते हैं तभी हम करना शुरू करेंगे, बच्चा ये एक ऐसी चीज है वेयर यू लर्न साथ के साथ। छोटी अमाउंट लगाओगे तो लॉसेस भी छोटे मोटे ही होंगे, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर जाओगे, बट सीखोगे ऐसे ही। कोई आपको सिखा नहीं सकता ये चीजें, ठीक है, खुद ही सीखोगे। सेकेंड टिप टू यू पीपल इज टेक योर मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। मैं थोड़ा सब्जेक्ट से अनरिलेटेड बात कर रही हूँ। टेक योर मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोगों को 30s में थोड़े बहुत डिसीजेस वगैरह, मतलब एज बेसिक एज कि बीपी का इशू हो गया, किसी किसी को अर्ली 30s में थायराइड का इशू हो गया, कोई दवाइयां लग जाती हैं, हमें भी दवाइयां लगी हुई हैं। तो क्या होता है कि उस केस में ना फिर इंश्योरेंस नहीं पॉलिसी मिलती नहीं है, या मिलेगी तो बहुत महंगे प्रीमियम पर मिलेगी। वेन यू पीपल आर हेल्दी, आप सभी लोग यंग हो, हेल्दी पीपल हो, अपने इंश्योरेंस अभी ले लो, सस्ते प्रीमियम पर आपको पॉलिसी भी मिल जाएगी, बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। बिलीव मी, मैं इतना ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं मिल रहा, पॉलिसी ही मेरी रिजेक्ट हो रही है, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। आई एम टोटली अनइंश्योर्ड एट द मोमेंट, और मुझे अपने अपने को लेकर बड़ा रिस्क फील होता है, ठीक। एंड तीसरी हेल्थ से रिलेटेड बात ही है, आपके पेपर भले ही होंगे जनवरी में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 6 महीने, 5 महीने है रादर, ठीक है, मैं समझती हूँ पढ़ाई का प्रेशर भी है, बट बेटा जिंदगी नहीं रोकनी, और जहां पर जिंदगी नहीं रोकनी इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ जी मैं बोल दूं कि रोज अपना घूमने फिरने जाऊं, नो। मेरा मतलब है कि शाम का कुछ टाइम, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अपने ऊपर लगाओ। वो आप मतलब पार्क में चले जाओ वॉक करने के लिए, अगर आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट, बास्केटबॉल वगैरह कुछ भी खेलते हो, टेनिस वगैरह खेलते हो, वो कंटिन्यू करना। एग्जाम प्रेशर की वजह से वो चीजें अगर छोड़नी है तो लास्ट के 1-2 महीने में छोड़ना, बट अभी से मत छोड़ के बैठ जाओ। ये नहीं है कि यहाँ से घर जा रहे हो और बस किताबों में ही घुसे हुए हो ऑल द टाइम टिल द बेड टाइम, और फिर सुबह उठकर यहाँ पर आ रहे हो। वो रोकना नहीं है, बिकॉज बेटा अब जब आप सीए इंटर कर जाओगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफिस है, ऑफिस में भी सुबह से शाम ऑफिस में ही हो, फिर अपने लिए हमने कुछ टाइम नहीं निकाला, फिर अपनी हेल्थ के लिए हमने कोई टाइम नहीं निकाला, फिर उसके बाद सीए फाइनल आ जाएगी। बहाने तो चलते रहेंगे बेटा, लाइफ तो चलती रहेगी, लाइफ के सारे एलिमेंट चलते रहेंगे, बट इस वजह से अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं रखना, देन अगेन
लेटर स्टेज पर जाकर पता चलता है। योर एनर्जी लेवल्स व्हेन यू आर 25 एंड योर व्हेन एनर्जी लेवल्स व्हेन यू आर 30, बहुत बहुत फर्क है। 25 साल की उम्र में हम में जितनी एनर्जी थी वो 30 साल की उम्र में हम में नहीं बची है। वो फील होता है कि काश यार अपने ऊपर ध्यान दिया होता। एनीथिंग, जिम, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, वटेवर, ये बस एक एडवाइस मान के चलो, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ एक तरीके से अपने रिग्रेट्स के बेसिस पर ही दे रही। ठीक, तीन चीजें, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो भी वर्कआउट, जिम वगैरह। ठीक, ये कंटिन्यूड रखना। ऑलराइट, कमिंग बैक। सो हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की डिस्कशन ओवर हो गई है। हमने क्या देखा, देयर आर 3 डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो तीनों डिसीजन के मुझे नाम याद दिलवाना। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। और जो आपके पास इंडेक्स बना हुआ है उसमें देखो जरा, ये 3 चैप्टर्स, 2 के तो नाम ही बगल में फाइनेंसिंग डिसीजन, ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन वाला है। ठीक, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपना एक सेपरेट चैप्टर है जिसको आप कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, और डिविडेंड डिसीजंस। उसके अलावा भी बाकी कुछ चैप्टर्स हैं बच्चे। ये चैप्टर प्योर थ्योरी चलेगा, लास्ट वाला, और ऊपर वाला भी प्योर थ्योरी है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हर बैच में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो सीए फाउंडेशन में जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता। अच्छा, पढ़ा भी होता है तो मैं मान के चलती हूँ याद नहीं है, याद करवाना पड़ता है क्योंकि आगे के चैप्टर्स में काम में आता है। वो जो भी आपने सीए फाउंडेशन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वगैरह वो सबकी यूसेज हमारे काम में आती हो, तो हमको ये चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करना है। एक क्लास पूरी भी नहीं लगती, बट कवर जरूर करना है। बट इसके बेसिस पर क्वेश्चन नहीं आता सीए इंटर, इट इज नॉट इन सिलेबस। तो देखा जाए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर्स हैं आपके, 10 में से 2 तो थ्योरी हो गए, एक हमारा सिलेबस में नहीं है, बचे कितने, 7। तो हमारा 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 7 हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स है। एक बार मैं आपको ब्रीफली पेपर पैटर्न भी बता देती हूँ जी। आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा ना विच इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स, जैसे आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी हो गया, दैट इज ऑल्सो 50+50, इधर से एफएमएनएसएम। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में पहला पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा। अगर मैं एफएम की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा ऑफ 15 मार्क्स, जिसके 3 पार्ट्स होंगे, न्यूमेरिकल 5+5+5। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, इन 3 में से एनी 2 टू बी अटेम्प्टेड, 10 मार्क्स ईच के होंगे। ये लास्ट वाला थ्योरी बन जाएगा, 4+4+2। और ये 10 की बाइफर्केशन कुछ भी हो सकती है, 6+4, 5+5, 8+2, 7+3, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बहुत थ्योरी इधर भी पूछ सकते हैं, बट प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर है। अगेन, इधर भी चांस क्या है कि अगर हमारे पास कोशिश तो ये है कि न्यूमेरिकल ही हम अटेम्प्ट करें, तो थ्योरी को हम एज चॉइस लीव कर सकते हैं। ठीक है, एसएम का पेपर पैटर्न जब एसएम स्टार्ट करेंगे मैं आपको तब बता दूंगी। तो हमारे पास क्या है, 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन, और 10 मार्क्स ये हो गए। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन तो मेरे पास कितना हो गया, 35 मार्क्स का। अब एमसीक्यू मेरे पास 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स में से केस स्टडी 10 मार्क्स की, वही चीज 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। फिर 2 मार्क्स का इंडिविजुअल एमसीक्यू, 2 मार्क्स का इंडिविजुअल एमसीक्यू, 1 मार्क का इंडिविजुअल एमसीक्यू, लाइक दिस 15 मार्क्स का एमसीक्यू एफएम से बनता है। अगेन न्यूमेरिकल, ऑल न्यूमेरिकल। ठीक, सो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में समझाया, ये आपको हाथ से ही प्रैक्टिस करना है ना। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, कॉस्ट अकाउंटिंग में ना क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है। वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन है, रादर पेपर में भी अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है। सो कॉन्सेप्ट हैवी है वो बहुत ज्यादा। एफएम में हमको देखने में दिखाई देते हैं देर आर फॉर्मूलाज, प्लीज गलत फहमी ना रखें कि फॉर्मूला रट ले तो सब्जेक्ट हो गया। यहां पर भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कई बार पूछी जा सकती है। तो हाँ, रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आसानी से हैंडल भी हो जाएगा, बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट। ऐसा ना सोचे हम ग्रुप 2 में कॉस्ट को ज्यादा पढ़ लेते हैं, एफएम को कम पढ़ते हैं, अरे एफएम तो हैंडल हो जाएगी, फॉर्मूला ही लास्ट डे याद करके चले जाए, काम बन गया, ऐसा नहीं है। इसको भी अपना प्रॉपर टाइम चाहिए, बैलेंस। ठीक, नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर लीवरेज स्टूडेंट्स, बहुत ब्रीफली टेकअप करेंगे, ज्यादा तंग नहीं करेंगे आज आपको। हाँ जी, लीवरेजेस चैप्टर। चलिए,
लीवरेजेस का मतलब क्या होता है वो सब समझाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आपके पास एक केस है, देखिएगा, इसके ऊपर लिख लो बेशक कि ये है 2019 का एक्चुअल, ये है 2019 का एक्चुअल। हाँ जी, 2019 में क्या हुआ केस वन में जी, 10,000 यूनिट्स बिके, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 10 है। अच्छा, माइनस किया हमने वेरिएबल कॉस्ट, वो है 5 पर यूनिट का, तो 10,000 यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 50,000। बच्चे अब आप शायद इस वर्ड को पहली बार देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया हुआ है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। ध्यान से सुनिएगा, 55 से लेकर अब तक, आज से पहले तक प्रॉफिट कैलकुलेशन हमेशा आपकी इस तरीके से रही है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट, राइट। अब जाकर इवन इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो एंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो, कई जगह आपको ये टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यहां पर हम फिक्स्ड अलग कर देते हैं और वेरिएबल अलग कर देते हैं, और बीच में हमने वर्ड डाला है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। नाउ ये अलग से हमारे पास क्यों है, देखो, फिक्स्ड कॉस्ट ने तो अपनी जगह वही रहना है। मैं अगर 2 यूनिट एक्स्ट्रा बेच दूं, क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी एक्स्ट्रा इनकर होगी, नहीं। बट क्या वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर होगी, बिल्कुल होगी। क्या कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा आएगी, बिल्कुल एक्स्ट्रा आएगी। तो हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन का पूरा नाम जो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का सबसे पहला काम है फिक्स कॉस्ट को कवर करो। लेट अस से कंट्रीब्यूशन 30,000 आ रही है और फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। ठीक, कल को आप यूनिट्स बढ़ाओगे, कल को आप यूनिट्स बढ़ाओगे, लेट अस से अब कंट्रीब्यूशन 40,000 आ गई, फिक्स कॉस्ट तो यूनिट्स की वजह से नहीं बढ़ते, तो अब क्या हो गया, एक्स प्रॉफिट 30,000 हो गया। तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लीड्स टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो हमेशा कंट्रीब्यूशन, जब हम बोलते हैं प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करवा लो। तो कंट्रीब्यूशन इज वन इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है जी। ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी दिखाई देगी, बट अभी के लिए आपका सिर्फ इतना मतलब है कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। इसकी सिग्निफिकेंस के पीछे अभी आप मत जाइए। चलिए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हमने माइनस किया 10,000 का, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। बच्चे इसको हम बोलेंगे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और rather देन प्रॉफिट इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे व्हाई दी वर्ड ऑपरेटिंग। ओके, अब जो नेक्स्ट कॉलम है हमने कंप्लीट करना है, और वो है 2020 का बजट। 2019 के एक्चुअल को देखते हुए हमने 2020 का बजट बनाया, और हमने सोचा अब हम अगले साल ना 12,000 यूनिट्स बेचेंगे। इफ आई आस्क यू, हम आउटपुट कितने परसेंट से इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, आउटपुट 10,000 से हम 12,000 की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो कितने परसेंट से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, 20% से। सो इफ वी इंक्रीज द आउटपुट बाय 20%, अब बताना फिगर्स क्या क्या होंगी। अब सेल वैल्यू कितनी आएगी, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 10 है, 1,20,000 की सेल वैल्यू, साथ साथ कंप्लीट करो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 है बेटा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60,000। कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 60,000। फिक्स कॉस्ट अपनी जगह 10,000 ही रहेगा, और ईबीआईटी आपके पास कितना आ गया, 50,000। ओके ओके, नाउ नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, मेरा ईबीआईटी 40,000 से इंक्रीज हुआ, 50,000 हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ, 10,000 रुपए से। कहां से इंक्रीज हुआ, 40,000, तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 25%। ठीक, तो हमने ये अंदाजा लगाया, ये बजट है, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा 25% से अगर आउटपुट बढ़ेगा 20% से। ठीक, बट हम सभी जानते हैं 2020 में असली में क्या हुआ, हम सभी जानते हैं क्या हुआ था 2020 में, कोविड आ गया था। आउटपुट बढ़ने थे असली में क्या, नहीं।
लेट अस से एक्चुअल आउटपुट 3000 यूनिट्स था. सो एज कंपेयर टू 2019, 2020 में आउटपुट डिक्लाइन हुआ. कितने परसेंट से डिक्लाइन हुआ बता सकते हो? 70%. 2019 में 10,000 यूनिट थे और 2020 में असली में सिर्फ और सिर्फ 3,000 है. 70% से आउटपुट डिक्लाइन कर गया. -70% मैंने लिख दिया, -70%. ये ऑन करना पड़ता है, हो जाएगा खुद, हो जाएगा. चलिए, सो आउटपुट डिक्लाइन बाय 70%, इसलिए मैं उसको -70% लिख रही हूँ. अच्छा, अब बताओ इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करवाओ. सेल वैल्यू हाथ में कितनी आई? 3,000 यूनिट के हिसाब से 30,000. वेरिएबल कॉस्ट 15,000. कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,000. अब अगेन यहीं से जो आपके पास ओरिजिनल सिनारियो था वहां से कंपेयर करना. ईबीआईटी गिरा जी, रुपी वैल्यू में 35,000 से गिरा, 40,000 से 5,000 हो गया. कहां से गिरा? 40,000 से. तो कितने परसेंट से गिरा? -87.5%. क्लियर है ये चीज? तो जब मेरा आउटपुट गिरा 70% से, मेरा ईबीआईटी थोड़ा बढ़ के गिरा 87.5% से गिरा. ठीक. अब ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी बताएंगे बच्चे. आपको केस 2 भी सिमिलरली कंप्लीट करना है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2? जरा थोड़ा इधर देखिएगा. केस 1 में वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट की थी, जिसमें से 2 पर यूनिट फ्री सैंपल्स की कॉस्ट इंक्लूडेड थी. व्हाई डू वी डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स बाय द वे? एडवर्टाइजिंग. बट कैन आई से केस 1 में एडवर्टाइजिंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से हो. हमने क्या किया, केस 2 में एडवर्टाइजमेंट को फिक्स्ड बना लिया. अब इवेंचुअल आप ईबीआईटी देखो, 2019 का एक्चुअल वही 10,000 यूनिट्स. ईबीआईटी भी कितना आ रहा है? 40,000. ऊपर भी केस 1 में 10,000 यूनिट्स पर ईबीआईटी 40,000 ही आ रहा था. बट कॉस्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है. वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स्ड कॉस्ट अलग है. नेट रिजल्ट ईबीआईटी का सेम है. बट अगर हम चेंजेस की बात करें, 2020 का बजट 12,000 यूनिट्स का था. आउटपुट 20% से बढ़ना था. चलो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करो बच्चे. 1,20,000 की सेल है. वेरिएबल कॉस्ट अब कितना? 36,000. कंट्रीब्यूशन अब कितनी? 84,000. 84,000. हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 का ही रहेगा. और ईबीआईटी कितना हो गया? 54,000. यहां तक कंप्लीट कर लीजिए पहले. बच्चे किसी को ऊपर कुछ स्क्रॉल करवाना होगा तो करवा देंगे, बाद में बता देना. आप नोटिस करना, जब तक 10,000 यूनिट्स चल रहे थे, केस 1 और केस 2 ने सेम ईबीआईटी बताया था. बट जब चेंज आ गया 12,000 यूनिट्स के लिए भी क्या सेम ईबीआईटी है? नो, नहीं. इधर कितना था? 50. और इधर कितना है? 54,000. अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं, 35%. ईबीआईटी 14,000 से बढ़ा. कहां से बढ़ा? 40,000 से. कितना परसेंटेज चेंज है? 35%. 35%. अच्छा, एक बार मुझे 2020 का एक्चुअल भी कंप्लीट करवा दो. 30,000 की सेल, 9,000 का वेरिएबल कॉस्ट, 21,000 की कंट्रीब्यूशन, 30,000 का फिक्स्ड कॉस्ट और ईबीआईटी आ रहा है -9,000. ईबीआईटी आ रहा है -9,000. वेर एज इन केस 1 3,000 यूनिट पर ही कितना आ रहा था? पॉजिटिव था 5,000. अच्छा, तो ईबीआईटी 40,000 से गिरा 49,000 से गिरा. फ्रॉम +40,000 टू -9,000. कितने से गिरा ईबीआईटी? 49,000 रुपीज से. कहां से?
40,000 से, तो ये आपके पास कितना आ गया? 122.5। अच्छा, आउटपुट कितना गिरा था यहां से यहां तक? 70%। चलिए, अब हमने जो ये केसेस कवर किए हैं, इसमें मैं अगर आपको बात करवाऊं, मेरा आउटपुट अगर 70% से गिर रहा है इन केस वन, क्या ईबीआईटी भी 70% से गिर रहा है? नहीं। हम कितने परसेंट से गिर रहे थे ईबीआईटी इन केस वन? 87.5। हम बोल रहे हैं देर इज अ मैग्नीफाइड, अभी लिखना मत, बट फोकस करना ऑन दिस वर्ड मैग्नीफाइड चेंज ऑन ईबीआईटी। अगर आउटपुट कम हो रहा है 70% से, ईबीआईटी में वो चेंज है वो 70% से ज्यादा मैग्नीफाइड है, नाउ इट्स 87.5%, राइट? इन केस टू ऑल्सो मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व है, बट वो मैग्निफिकेशन थोड़ी ज्यादा है। नो, वाई केस टू में मैग्निफिकेशन ज्यादा है, वाई केस टू में इतना ड्रास्टिक चेंज है, इतना ड्रास्टिक केस वन में नहीं था? बताओ कारण। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। अच्छा, एक बार आप आउटपुट इंक्रीज की बात करो। केस वन में आउटपुट इंक्रीज होना था 20% से, ईबीआईटी इंक्रीज कितने से हुआ? 25% से। अगेन मैग्निफाइड इंक्रीज है, जितने परसेंट से आउटपुट इंक्रीज हुआ उससे कहीं ज्यादा परसेंट से मेरा ईबीआईटी इंक्रीज हुआ, देयर इज मैग्निफिकेशन इन ईबीआईटी। वेयर एज केस टू में आउटपुट इंक्रीज 20% से हुआ, बट यहाँ मैग्निफिकेशन 25% की नहीं है, कितने की है? 35% की है। इधर मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है। तो चाहे आप फेवरेबल साइड पे बात करो, आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो ईबीआईटी भी बढ़ चढ़ के बढ़ेगा, अगर आउटपुट गिर रहा है तो ईबीआईटी भी मैग्निफाइड वे में गिरेगा। बट इन केस वन मैग्निफिकेशन इज स्लाइटली लेसर है वहां पे भी, बट कम है। केस टू में केस वन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। कारण उसका क्या है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट। केस टू में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब कंपनी को रिस्क भी ज्यादा है। बेटा, रिस्क वर्ड को हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेने का क्या मतलब होता है? इफ सिचुएशन इज फेवरेबल, यही चीज बढ़ चढ़ के फायदा भी करवाएगी, बट इफ सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल, यही चीज की वजह से बढ़ चढ़ के लॉसेस भी होंगे। रिस्क का ये मतलब होता है। केस वन में रिस्क लो है, केस टू में रिस्क ज्यादा है, इसी को हम लीवरेज बोलते हैं। नाउ, लीवरेज वर्ड लेमन सेंस में आपने यूज किया होगा। लीवरेज को एक बार के लिए एडवांटेज समझो। हम बोलते हैं ना, फॉलोइंग टीम हैज एन एडवांटेज ओवर सो एंड सो टीम ऑन इट्स राइवल टीम, या लीवरेज है इनके पास, एक कंपेटिटिव एज है इनके पास। या बचपन में फिजिक्स में वर्ड लीवर पढ़ा होगा, फिजिक्स की क्लास याद आती है? अब वो लीवर को पकड़ के क्या होता था, या तो कोई मशीन चलती है या हम कुछ ट्रॉली वगैरह पुश कर रहे हैं, जो भी है। तो यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल इस कदर करो ताकि आपके ईबीआईटी को एडवांटेज पहुंच सके। बट देन अगेन फ्लिप साइड पर, डाउनवर्ड साइड पर इस चीज को लेकर रिस्क भी है। कल को अगर हमने फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा इनकर कर रखे हैं, अभी कल को आउटपुट गिरा या कोविड जैसी सिचुएशन आ गई जहां पर फैक्ट्रियां बंद पड़ रही हैं, यही हाई फिक्स कॉस्ट ने हमारा नुकसान भी करवाते था। ठीक है जी। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? बिकॉज यहाँ पर वी हैव टू अराइव एट वन नंबर। वो वन नंबर कैसे अराइव होने वाला है बच्चे, आगे जाके तो आपके पास फॉर्मूला है ही। मैं बस अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ, आप लोग मत लिखना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक बार आप यहां पर देखकर बताओ, केस वन में ईबीआईटी 25% से इंक्रीज हुआ जब सेल्स 20% से इंक्रीज हुई। तो केस वन में 25 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ रहा है? 1.25। अच्छा, इसी चीज को वेरीफाई भी करो। जब ईबीआईटी गिरा 87.5% से और सेल्स गिरी थी 70% से, तब भी 1.25 आ रहा है जी। तो केस वन में लीवरेज का मेजर है 1.25। अभी बाद में लिखवा देंगे, पहले समझ लो। केस टू की बात करते हैं। केस टू, जब सेल्स इंक्रीज हुई थी 20% से, ईबीआईटी कितना इंक्रीज हुआ था? 35% से। ये आंसर कितना आ रहा है? 1.75। जब सेल्स गिरी थी 70% से, 122.5, तब भी आंसर आ रहा है
1.75। तो केस 1 में लीवरेज का मेजर है 1.25, केस 2 में लीवरेज का मेजर है 1.75। हम बोलते हैं केस 2 में लीवरेज ज्यादा है, मतलब वहां पर रिस्क ज्यादा है। लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। इफ लीवरेज इज हाई, मतलब कंपनी इज टेकिंग ऑन हायर रिस्क। इफ लीवरेज इज लो, मतलब कंपनी हैज अ लो रिस्क। रिस्क तो है केस 1 में, बट कम है। क्लियर हुई है कैलकुलेशन पर? सिर्फ सब फॉर्मूला आपके पास आगे जाके गिवन है जी। ठीक है जी। सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस से अगर मेरे पास कोई और केस बनाते हैं वेयर आउटपुट इंक्रीजेस बाय 10%, जिसकी वजह से ईबीआईटी मेरा 70% से इंक्रीज हो जाता है, तो लीवरेज का आंसर क्या आया? 7। बट ऑन द फ्लिप साइड, इफ आउटपुट डिक्लाइंस बाय 10%, ईबीआईटी विल डिक्लाइन बाय 70% इन सच अ केस। तो ये हाई रिस्क वाली बात हो जाती है कि मेरे पास लीवरेज का आंसर है 7 टाइम्स। ठीक है जी। तो लीवरेज को कैसे मेजर करना है वो मेरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जी। डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूंगी, बट व्हाट डज इट टॉक अबाउट? इट टॉक्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज कंपनी टेकिंग। इज इट टेकिंग मॉडरेट और लो रिस्क? इज इट टेकिंग हाई रिस्क? हमको इसकी बात करो। ठीक। और ये रिस्क किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन आर इनकम स्टेटमेंट। फिक्स्ड कॉस्ट कम है, मतलब लीवरेज का आंसर भी कम आएगा, मतलब रिस्क कम है। फिक्स्ड कॉस्ट जहां ज्यादा है, लीवरेज का आंसर भी वहां ज्यादा आएगा, मतलब वहां पर रिस्क ज्यादा है। क्लियर है ये चीज जी? ओके। नाउ there are two types of risk, there are two types of risk कह लीजिए, there are two types of fixed cost that company incurs। बच्चे ये आपके पास ऑन पेज नंबर 4.3 इनकम स्टेटमेंट है। ऑन पेज नंबर 4.3 एक इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट ये ऐसी है जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार गो थ्रू इसे कर लिए अपने लेवल पर शुरू से लेकर एंड। हाँ जी, ईपीएस कैलकुलेशन तक जा रही है ये। तो बस आपने ये चीज अकाउंट्स में पढ़ी हुई है, बस एक एडिशन आपने आज समझी कि हम बीच में कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक। बच्चे जो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये ऑपरेटिंग नेचर का होता है। नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी कहीं ना कहीं आपकी सुनी सुनाई वर्ड्स ही हैं। What do we mean by operating activity? The main revenue generating activity of the business is called ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल एसडी कॉमर्स करियर है, तो इनका काम है कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ से हमने जो भी प्रॉफिट कमाया, लेट से वो मैंने जमा करवा दिया, एक इन्वेस्ट कर दिया मैंने एक एफडी में, तो वो एफडी में मैं जो पैसा जमा करवाया है वो मेरे मेन एक्टिविटी थोड़ी ना है। मेरा मेन इनकम सोर्स तो कोचिंग सर्विसेज है, ब्याज थोड़ी ना है। ठीक। ऐसे ही अब ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जो खर्चा करना है, जैसे कि यहाँ पर रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरीज हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गई है, वो क्या हो गई है हमारे पास, बुक्स की कॉस्ट हो गई है, वो सब क्या हो गया मेरे पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर देन दैट, अगर लेटर से हमने बोल दिया कि जी यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए मैंने कोई लोन लिया हुआ है और लोन पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक। तो क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है ऑपरेटिंग। बट इसी इनकम स्टेटमेंट में आपको कुछ और खर्चे भी दिखाई दे रहे होंगे विच आर फिक्स्ड इन नेचर। कौन कौन से हैं एक बार बताओ, इसके अलावा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अलावा और कौन से खर्चे हैं विच आर फिक्स्ड इन नेचर? इंटरेस्ट एंड ऑल्सो प्रेफरेंस डिविडेंड। कहीं ना कहीं इनका होना भी मैग्निफिकेशन करवाता है, इनका होना भी रिस्क है। सोचो, ईबीआईटी अगर मेरा कम है, क्या मैं अपने लेंडर्स को रिक्वेस्ट कर देती हूँ इस बार का इंटरेस्ट कम कर दो? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इवन आपका ईबीआईटी अगर नेगेटिव में भी है, तब भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इंटरेस्ट इज क्रिएटिंग अ रिस्क। अच्छा, ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड, भले ही प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में ये बात की जाती है कि ये तभी दिया जाएगा व्हेन देयर इज सफिशिएंट फैट, व्हेन देयर इज नॉट सफिशिएंट फैट, तो वो एरियस वाला कॉन्सेप्ट भी चल सकता है। ठीक है, जितना पैट है वो तो देना ही देना है। बट देन अगेन हम बोल दें कि लेट अस से जी मेरा पैट है 50,000
और प्रेफरेंस डिविडेंड भी एग्जैक्टली 50,000 ही है। तो क्या हम बोलते हैं नहीं नहीं इक्विटी वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा, बेचारों पर तरस खाओ, वो भी बाल बच्चे वाले हैं? नहीं, कोई नहीं तरस खाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड का है, अगर डिविडेंड 50,000 तो देना पड़ेगा। इक्विटी वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी इक्विटी पर एक रिस्क ही आ गया काइंड ऑफ। तो हम कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड वन इज फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? योर इंटरेस्ट एंड योर प्रेफरेंस डिविडेंड। सो बेस्ड ऑन दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ लीवरेजेस। यहां से यहां तक ऑपरेटिंग लीवरेज है, यहां से यहां तक ऑपरेटिंग लीवरेज है टिल ईबीआईटी, और ईबीआईटी से कंटिन्यू करके टिल ईपीएस फाइनेंशियल लीवरेज है। क्योंकि रिस्क भी दो दो तरीके के हो गए, तो लीवरेज भी दो दो तरीके की, एंड पूरी इनकम स्टेटमेंट को जो कवर करेगी वो कवर करेगी कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज विच अराइजेज आउट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल लीवरेज विच अराइजेज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और दोनों चीजों को मिलाकर कंबाइंड लीवरेज। ये आप नोट भी कर सकते हो। धीरे 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 ही चीजें समझ में आएगी, बिकॉज लीवरेज भी आपके लिए अपने आप में एक नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है। थोड़ी बस पेशेंस रखिएगा। चलिए जी, आपके पास पिछले पेज पर यही सब बात की गई है कि दो तरीके के रिस्क है। बिजनेस रिस्क, जिसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, इट अराइजेज आउट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जाम्पल रेंटल, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। फाइनेंशियल रिस्क, इट अराइजेज ड्यू टू fixed financial cost, example interest on debt, preference dividend, etc. So due to two types of fixed cost, two types of risk are there, hence two types of leverages are there, operating and financial, और combined तो इन दोनों को मिलाकर बात करती है, कोई combined कोई separate concept नहीं है। ठीक है ना? जो मैंने आपको केस 1 और केस 2 में कवर करवाई थी बच्चे, वो डिस्कस करवाई थी मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन मेरे साथ साथ अंडरलाइन कीजिए। इट मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन, excuse me, EBIT. It measures impact of changes in sale on EBIT. आउटपुट अगर 10% से बढ़ रहा है तो ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा? देखो ईबीआईटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आउटपुट बढ़ रहा है और ईबीआईटी गिर रहा है, ये कभी नहीं होने वाला। आउटपुट बढ़ा तो ईबीआईटी बढ़ेगा, बट कितने परसेंट से बढ़ेगा वो हमें बताएगा ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसी डेफिनेशन से इसका ये फॉर्मूला जो मैंने आपको केस में डिस्कस करवाया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब बच्चे ऐसा है, जब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे आगे सॉल्व करते हैं ना, तो वी अराइव एट दिस फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो जो ये फॉर्मूला है ना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये भी सेम आंसर ही ला कर देगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इसी चीज को सॉल्व करके आया है। आपके सिलेबस में वो प्रूफ नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करके बताओ दोनों फॉर्मूला सेम है, या डेरिवेशन करके बताओ। बट अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अपने मॉड्यूल से आप डेरिवेशन देख सकते हो या मुझसे पूछ लेना, बट वो क्लास वर्क का पार्ट नहीं। ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ, इसी चीज को जब हम फर्दर फर्दर और रिफाइन और सॉल्व करते चले जाते हैं, वही अराइव एट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। ठीक, अच्छा, आपने ना कुछ रिमार्क्स लिखने हैं यहां पर, यहां पर लिखिए, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स या आउटपुट। मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स या आउटपुट, ये लिखिए फर्स्ट फॉर्मूला के साथ जो 4.3 पर है, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स या आउटपुट।
इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, measured at a particular level of sales या आउटपुट। फिर नेक्स्ट पेज पर जो सेकंड फॉर्मूला है उसके साथ रिमार्क लिखिए, measured from that level of output for which first formula is applied। Measured from that level of output for which first formula is applied। Measured from that level of output for which first formula is applied। ये रिमार्क्स का क्या मीनिंग है और मुझे आपको केस 1 केस 2 से ही बताना है। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? यस। नाउ टर्न टू दैट पेज जिस पर केस 1 और केस 2 डिस्कस्ड है। हाँ जी बच्चे, केस 1 में हमने पेज के नीचे मैंने लिखा था 1.25 आंसर निकाला था। आपके पास क्या यहाँ पर स्पेस बचती है क्या? जैसे मेरे पास नहीं बच रही थी, आपके पास छोटी मोटी स्पेस है? yes. अगर आप यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो यहाँ पर आपने ये चेंज मेरे पास था 25% का, राइट? बाई 20 आंसर कितना आ रहा है? 1.25। और इधर 87.5 डिवाइडेड बाय 70 करके आंसर कितना आ रहा है? 1.25। हाँ जी, अजय मुझे बताओ, चेंज जब आपने मेजर किए तो व्हाट वाज माय ओरिजिनल पॉइंट? मैंने चेंज कौन से कॉलम से उठाया, मतलब मेरे लिए ओरिजिनल कौन सा था? ये पहले वाला। तो इसी के लिए ही आप फॉर्मूला लगाएंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वाला। जी, पहले वाले कॉलम में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 50,000। ईबीआईटी कितना है? 40,000। आंसर कितना आ रहा है? 1.25। 1.25 सेम आंसर है। एक बार लिखो इसे, पहले पहले वाले कॉलम में ही आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगाया। हाँ जी, मैंने 2019 के कॉलम में पहला फॉर्मूला लगाया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मेरे पास आंसर आया 1.25। जब हम 2019 से ही चेंज मेजर करेंगे तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी आपको सेम आंसर ला कर देगा। तो जो मैंने आपको बताया ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, जी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है आप इसे जहां भी लगाओ आंसर 1.25 आएगा। आप इसको इस इंडिविजुअल सेकंड वाले कॉलम में इनकम स्टेटमेंट में लगाओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000, आंसर कुछ और आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.2। इधर 15,000 अपॉन 5,000, आंसर कितना आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी अलग अलग इनकम स्टेटमेंट के लिए अलग अलग आंसर लाकर देगा, इसलिए मैंने रिमार्क क्या लिखवाया? मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। एक पर्टिकुलर लेवल पर ही उसका आंसर आता है 1.25। और उसी पर्टिकुलर लेवल को ही आप अपना ओरिजिनल सिनारियो मानो, वहीं से चेंजेस मेजर करोगे परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी सेम आंसर आपको लाकर देगा 1.25। तो 1.25 अगर मुझे सेम आंसर चाहिए, कंडीशन क्या है जी? परसेंटेज चेंज वहीं से मेजर करोगे जहां के लिए आपने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है। कहने का मतलब, अगर मैं इंडिपेंडेंट कोई आपके सामने केस रखूं, सिर्फ और सिर्फ मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तक अपनी इनकम स्टेटमेंट लेकर जा रही हूं, दैट्स इट। मान लीजिए मेरी कंट्रीब्यूशन है 60,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है मान लीजिए 20,000। ईबीआईटी कितना आ गया? 40,000। मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज बताना बच्चे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगाकर कितनी आ रही है? 1.5।
अब हम कह रहे हैं जहां के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अब मुझे चेंजेस यहीं से इंट्रोड्यूस करने हैं अलग अलग केसेस के लिए। लेट अस से यहीं से मेरा आउटपुट बढ़ गया 10% से, मेरे यूनिट्स बढ़ गए 10% से। बच्चे अगर मेरे यूनिट्स बढ़ते हैं ना 10% से, मेरी कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ेगी, क्योंकि 10% से सेल वैल्यू इंक्रीज होगी, 10% से मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब शॉर्टकट में बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है। दोनों ही चीजें 10% से बढ़ रही है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ रही है। 66,000। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 20,000। ईबीआईटी कितना आ गया? 46,000। अब हम कह रहे हैं कि व्हेन यू आर एट अ रिवाइज सिनारियो, यहां के लिए इंडिपेंडेंटली मत लगाओ कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फिर तो आंसर अलग आएगा। नो, अब क्या हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा? परसेंटेज चेंज वाला। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मेरा सेल्स तो 10% से बढ़ रही है, अब आप बताओ ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ी? 15%। 6,000 से बढ़ा, कहां से? 40,000 से 15% बता रहे हो? yes, sir. और हेंस आंसर कितना आ गया? 1.5। ऑब्वियसली सेम आंसर ही है। तो चेंज वहीं से अप्लाई करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, चेंज वहीं से अप्लाई करो जहां के लिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है। कहीं और से चेंज नहीं लाना, इस ओरिजिनल से चेंज लाना है जहां पर हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है। इज इट क्लियर? तो अगर आपके पास जो ये वर्ड्स हैं, अब मैंने शायद चेंज वर्ड आपको लिखवाया, नहीं लिखवाया, चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ आउटपुट। एक बार जाना वापस जहां पर आपने रिमार्क्स लिखे हैं। हाँ जी, तो यहां पर लिख लो चेंज इज मेजर्ड from that level of output for which first formula is applied. Change is measured from that level of output for which first formula is applied. आप केस 2 में ये सेम चीज वेरीफाई करके देखो। पहले तो आपका ओरिजिनल कौन सा हो गया? 2019। उसमें आंसर कितना आ रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज का? 1.75। हम गए 2019 में। चलिए, हमने ओरिजिनल इसको बनाया है, यहीं पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगाओगे तो यहाँ पर 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आ गया? 1.75। ठीक है जी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और जहां पर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया वहीं से चेंज मेजर करो, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। मेरा ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा था? 35। जब सेल्स बढ़ी वही आंसर 1.75। मेरा ईबीआईटी कम हुआ 122.5, जब सेल्स कम हुई 70। आंसर इज अगेन 1.75। ठीक ना? एज अ लास्ट थिंग, एक सेकेंड दीजिए, नेटवर्क इशू। बच्चे, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अभिषेक, गुरलीन, लीजा एंड पल्की, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? नो मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है। आकांक्षा, प्लीज चेक नेटवर्क एट योर एंड बेटा। हाँ जी, ऑल राइट। सो अब हम यहां से समझेंगे व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। मान लीजिए अभी के लिए मेरी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, लेटर से वही 2019 की बात है, और लेटर से यहाँ पर मेरी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के हिसाब से मैंने लीवरेज का आंसर निकाला हुआ है लेटर से 4 टाइम्स। अब ना मुझे वो व्हाट इफ सिनारियोज में जाना, बिकॉज हम बजटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर सेल्स 10% से बढ़ी तो प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा? अगर मेरा आउटपुट 15% से कम हो गया तो मेरा ईबीआईटी कितने परसेंट से कम होगा? मुझे उन व्हाट इफ सिनारियोज के लिए बार बार इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला है, क्या? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर मेरे, ये आंसर 4 है जी, अगर मेरी सेल्स इंक्रीज होती है 10% से, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ जाएगा? आंसर इसका 40%। अगर मेरी सेल कम होती है 20% से, तो मेरा ईबीआईटी कितने से कम होगा? 80%। या आंसर अपने आप ही आ गया, व्हाट विल बी माई रिवाइज्ड ईबीआईटी या एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। बार बार मुझे वो प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो कहीं ना कहीं लीवरेज कैलकुलेट करने का ये फायदा होता है, आप फ्यूचर के व्हाट इफ सिनारियोज में जा सकते हो और एक ही लाइन में सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग बेसिस पर, मेंटल बेसिस पर ही आंसर दे देते हो। आपने सिर्फ ये 4 टाइम्स को पढ़ा और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इफ योर सेल इंक्रीज बाय 25%, इफ योर सेल इंक्रीज बाय 25%, बताओ ईबीआईटी कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 100%। किसी चीज का 100% इंक्रीज होना मतलब डबल हो जाना। या कन्वर्सली सोचो, हम टारगेट लगाते हैं यार अगले साल ना मुझे अपना प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी 80% से बढ़ाना है, तो मुझे आउटपुट कितना ज्यादा बेचना पड़ेगा? 20% से मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला जब हम ये लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ठीक। सो ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम शुरू करेंगे कल ही की क्लास में। अगेन अ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, प्रॉपर रजिस्टर आपका इसका मेंटेन होगा। अगर आज की क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कुछ नोटिंग पार्ट आपका रह गया है, अभी बता दीजिए। एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है लीवरेजेस। एंड बच्चे इस बैच को जनवरी 26 को स्कैनर्स तो इशू हो चुके हैं ना? अच्छा, आप लोग स्कैनर्स का क्या रखते हैं? और डू यू मेंटेन सेपरेट कॉपी, जैसे अकाउंट्स का स्कैनर है या सेम क्लास वर्क कॉपी में? वट एवर, ठीक है, जो जो आपका कंफर्ट लेवल कहता है उसके हिसाब से, बिकॉज स्कैनर भी बीच बीच में दोनों सब्जेक्ट्स के, कॉस्टिंग के भी और एफएम के भी डिस्कस सकते हैं। ठीक है जी, चल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, सी यू ऑल टुमारो।